सो मैरिज पढ़ लिया, चाइल्ड मैरिज पढ़ लिया। मैरिज के बाद कोई राइट्स है किसके? स्पाउस के। कुछ जिम्मेदारियां हैं किसकी? स्पाउस की। हाँ सर समझ गए। हस्बैंड वाइफ को घुमाएगा, वाइफ अच्छा खाना बनाएगी। अरे नहीं भैया, वो सब जनरल है। लिख क्या हो गया, अंडा मिलेगा एग्जाम में। तो डाइवोर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले शादी ब्याह की बातें कर ले जरा। व्हाट इट, फिर डाइवोर्स भी होता रहेगा। तो मैट्रिमोनियल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है चिल्ड्रन? सो मैरिज हस्बैंड और वाइफ दोनों के ऊपर कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज बताती है। इज दैट क्लियर? सर कैसे कैसे राइट्स होते हैं? सबसे पहला कॉन्जुनल राइट्स, सेकंड इज राइट ऑफ मेंटेनेंस एंड थर्ड इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ये वैसे तो आपने इन शॉर्ट पढ़े हुए हैं, अब आप इनको एक एक करके थोड़ा ब्रॉड लेवल में पढ़ेंगे। कंजुनल राइट्स का मतलब क्या होता है? ये वो राइट्स होते हैं जहां पे मैरिटल रिलेशंस, स्पेशली म्यूचुअल राइट्स ऑन कंपेनियनशिप, हेल्प, सेक्सुअल रिलेशंस एंड इन चीजों पे बेस्ड होते हैं। और इसको हम राइट को कंसोर्टियम भी बोलते हैं। कंसोर्टियम इज ग्रुपिज्म। तो अगर मान लीजिए कि कोई मिस्टर एक्स वाई से शादी करते हैं, और एक्स कह रहा है आओ चलो आज डिनर पे चलते हैं। वाई सेज कि भाई मेरे को फीवर है, तो मैं आज डिनर पे नहीं जा सकती, कुछ दिन बाद चलेंगे। एक्स ने कहा ठीक है। 2 महीने बाद एक्स ने बोला और डिनर पे चलते हैं। वाई ने कहा अरे वो मम्मी जी क्या कहेंगी, अच्छा नहीं लगता जी, तो आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। कुछ साल बाद बेचारे एक्स को पता लगा कि वाई का ऑलरेडी चक्कर जेड से चल रहा था। तो यहां पे अग्रीव्ड पार्टी कौन माना जाएगा? एक्स। और ये डाइवोर्स फाइल कर देगा। हाँ, अक्यूज्ड कौन है? वाई। तो देखिए लॉ में यहां पे आपको इन सब चैप्टर्स में इन सब चीजों में शब्द समझने का मौका मिल रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? जेड को ये निपटा देगा वैसे तो हिंदुस्तान के हिसाब से, और या जेड भाग ही लेगा मान लीजिए। नहीं, इसके लिए कोई टर्म नहीं है, इसके लिए कोई टर्म नहीं है। समझ में आ गया? ये तो एक के साथ एक फ्री है, समझ लीजिए। ओके। So, which means association or alliance or a legal right of one spouse to have comradeship and support with other. अब वाई इज प्लानिंग कि भाई 2 साल हो गए शादी को, चलो बेबी कर लेते हैं ताकि चिता को आग देने वाला कोई रहे। एक्स कह रहा है चिंता ना करो, मैंने सौरभ सर को बोल दिया है, व्हाट इट क्लियर, कि भाई हम लोग की उम्र 40-40 साल है और आपकी 44 साल है, और कुंडली दिखा ली है, सौरभ सर 80 साल में मरेंगे, ये 55 जाएंगे, तो उनको 500 रुपए दे दिया है, ये हमारी चिता को आग दे देंगे। इज दैट क्लियर? वाई कहेगी नहीं भाई वंश बढ़ना है, कुल बढ़ना है, वगैरह वगैरह वगैरह। हिंदू मूवी देख लेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज अगेन कंजूनल राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। एंड हु इज नॉट विलिंग है? मिस वाई। समझ में आ गया? 2 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं। एक्स कह रहा है नहीं, कम से कम हम, वो कौन सी हीरोइन है, करीना कपूर, और उसके हस्बैंड का क्या नाम है इस वाले का? मुकाबला करना है इनका, सैफ अली खान का। हम भी हर 2 4 5 साल में एक बच्चा पैदा करेंगे और क्रिकेट टीम उगाएंगे। अब इतने बच्चे फिर पैदा नहीं होते ना, उगते हैं बेसिकली। एंड दे वांट टू डू कंज्यूनल राइट्स। तो भाई कहेगा भैया बस रहने दो, हमें डाइवोर्स दे दो तो अच्छा है। खोपड़े में बात गई। सो पार्टीज गेट द राइट ऑफ कोबेशन, एक्ट और स्टेट ऑफ ड्वेलिंग टुगेदर। ड्वेलिंग मतलब गिर जाएंगे कुएं के अंदर। ड्वेलिंग शब्द का मतलब है लिविंग। समझ में आ गया? अब एक्स अलग रूम में सो रहा है, वाई अलग रूम में। एक्स और वाई रेस्टोरेंट भी जाते हैं, अलग अलग गाड़ी में जाते हैं। शादी किस लिए किए थे? समझ में आ गया? दोनों ने शादी कर ली। एक्स इज लिविंग इन कनाडा, वाई इज लिविंग इन न्यूजीलैंड। तो यहां पे कंज्यूनल राइट्स नहीं हो सकते, तो ये शादी भी आने वाले टाइम में समझ लीजिए खत्म ही हो जाएगी। ओके। So the living together of man and women is supposed to be the quintessential sexual relationship. It means emotional and physical intimate relationship which includes common living place known as what? Matrimonial home. तो मेरा जो ब्रदर है, चाचा का छोटा बेटा, वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। उसकी वाइफ भी उसके साथ वहीं पे रहती है। तो ब्रदर इज इन सम टेक्नोलॉजिकल कंपनी, मैं नाम भूल जाता हूँ। और वाइफ उसकी वहां पे इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती है। दोनों सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं। क्या उनका ये मैट्रिमोनियल होम है? नो। तो जो मेरा ब्रदर है वो भी प्रयागराज को बिलोंग करता है, उसकी वाइफ भी प्रयागराज को बिलोंग करती है। लोकल मैरिज है मान लीजिए, लोकल छाप मैरिज नहीं है, लोकल मैरिज है। ओके। अब वो हर साल में 2 महीने के लिए इंडिया आता है। इज दैट क्लियर? तो जो सो कॉल्ड मेरे ब्रदर की वाइफ हुई, समझ में आ गया? तो वो अपने घर कुछ दिन रहती है, कुछ दिन चाचा घर में रहती है, मतलब अपने ससुराल में। और ब्रदर भी अपने ही घर में रहता है। वो अपने ससुराल में मतलब अपनी वाइफ के घर में मिलने चला जाता है। भाई एक ही शहर में घर है। इज दैट क्लियर? आते जाते रहते हैं।
तो अब क्या ये माना जाएगा कि ये शादी नहीं है? तो जब लोग जॉब करने लग गए तो हस्बैंड भी बाहर है और वाइफ भी उसके साथ बाहर ही रह रही है, तो इस सोसाइटी में मैट्रिमोनियल होम में रहने की इंपॉर्टेंस एकदम कम हो गई है। बट इसका मतलब ये नहीं बच्चों की वो शादी नहीं मानी जाएगी, वो शादी मानी जाएगी। आप भी कल को नौकरी वगैरह करने के लिए अपना शहर छोड़ देंगे। मान लीजिए कि लड़का न्यू दिल्ली का और लड़की नागपुर की, शादी करने के बाद मुंबई में दोनों सेटल हो गए, सर ये शादी नहीं है क्योंकि मैट्रिमोनियल होम में नहीं रह रहे हैं। लड़के का ही घर या जिस भी घर में वो रह रहे हैं भैया, उसे क्या बोला जाएगा? मैट्रिमोनियल होम। समझ में आया कि नहीं आया? पोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है, आपको क्लैट में ही पूछ सकते हैं। X the boy belongs to Chennai, Y the girls belong to Leh Ladakh. After marriage, due to job of X and Y, they are living in Noida. Got it clear? The home located in Chennai or Noida, which of them will be called as a matrimonial home? तो जो नोएडा वाला है वही मैट्रिमोनियल है, और वेडिंग एग्जिस्ट, मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मत सोचिएगा, इट मींस इमोशनल फिजिकल व्हिच इंक्लूड कॉमन प्लेस नोन एज, नोएडा वाला घर भी मैट्रिमोनियल होम है। तो जब कानून बना था तब माना यही जाता था कि भाई लड़की ही ब्याह के लड़के के घर में आएगी और लड़का अपने घर में ही रहेगा भाई। बट आज ऐसा होता है? ग्रोइंग सोसाइटी में तो भाई कन्यादान भी होता है और लड़का दान भी होता है। दोनों लड़का लड़की शहर से बाहर ही चले जाते हैं जॉब के चक्कर में। बट एंसेस्ट्रल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था। इज दैट क्लियर? घर जमाई का कॉन्सेप्ट वंस इन अ ब्लू मून होता है। क्या मैक्सिमम केसेस में लड़का घर जमाई बन जाता है? ऐसा जनरली नहीं होता। समझ में आ गई बात? चलिए, मेंटेनेंस का राइट। सर आज हम मम्मी को बताएंगे उनका फायदा क्या है। ज्यादा कानून पढ़ ले तो घर वालों का डाइवोर्स करवा डालें। A man who marries takes on an obligation to support his wife out of his earnings. तो सर मान लीजिए X is a boy and Y is a girl. X की जॉब है 2 लाख रुपए महीने और Y की है 1 लाख रुपए महीने की सैलरी। तो यहां पे भी सर X को पैसा Y को देना पड़ेगा कानून के हिसाब से। हाँ, और सर जो इसका पैसा है, इसका पैसा इससे मतलब नहीं, इसको तो पैसा देना ही पड़ेगा। क्यों? कानून में से लिखा है। और अदर इनकम इन स्टाइल कमेंसुरेट विद दिस टोटल इनकम। वाई कह रही है सुनो जी, हर दिन ताज में डिनर करेंगे। लड़का कह रहा है मेरी औकात नहीं है इतनी। ठीक है, डाइवोर्स ले लो। ये गलत ग्राउंड है, ये गलत ग्राउंड है। अपनी औकात के अनुसार कमेंसुरेट विद इनकम मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी ऑफ अर्निंग, एक्स को वाई को पैसा देना पड़ेगा। अगर दोनों को तब भी एक्स को ही देना है पैसा। कानून के तहत बीवी से आप पैसा ले नहीं सकते। सोसाइटी के तहत शर्म नहीं आती? बीवी की कमाई खा रहा है, अरे फर्क क्या पड़ेगा भाई, फर्क क्या पड़ेगा? बट खैर, अगेन मैं बात क्या कर रहा हूं, उस जमाने में लड़कियां जॉब नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी भाई? एज ऑफ मैरिज 18 साल थी मान लीजिए। इज दैट क्लियर? 18 साल वाले को जब शादी हो गई तो नौकरी तो कोई देगा ही नहीं। सो ये ऑब्लिगेशन तब तक था जब तक मैरिज है, इवन इफ द वाइफ हैज एडिक्वेट इनकम ऑफ हर ओन। बट आजकल ये ओटीटी सीरियल, वो अखंड ज्योत और दिया बाती पता नहीं क्या दिखा दिखा के लड़कियां क्या बोलती हैं, हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। अरे तो ऐसी कौन सी सेल्फ डिपेंडेंसी भाई? गॉट इट क्लियर? क्या हुआ? शादी के पहले पिताजी से पैसा मांगिए, ये लड़कियों को मैं ज्ञान दे रहा हूं, अकलमंद लड़की यही होती है। और शादी के बाद हस्बैंड से मेरी सैलरी बचाइए म्यूचुअल फंड में। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? सो अर्लियर देयर यूज्ड टू बी अ डिविजन ऑफ वर्क बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, बट आज तो दोनों लोग बराबर काम करते हैं। तो उस जमाने में हस्बैंड की क्या ड्यूटी थी? पैसा कमा के लाएगा और वाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। और वाइफ की ड्यूटी क्या थी? अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे रहना है। अच्छा, एक ही छत के नीचे। तो हस्बैंड क्या करेगा? वाइफ को अपने कंधे में बैठा लेगा, एक ही छत के नीचे। अलग अलग छत हो जाएगी। वाइफ दूसरे रूम में चली गई साफ सफाई की, नहीं तुम इसी में, एक ही छत के नीचे रहना है। अरे मतलब एक ही घर में रहना है। तो यहां अंडर वन रूफ का मतलब है मैट्रिमोनियल होम। व्हाट? मैट्रिमोनियल होम। लड़के के पिता का घर वैसे, बट ऐसे लड़के का ही घर। ओके। हिंदू लॉ में वाइफ हैज एब्सोल्यूट राइट टू क्लेम फ्रॉम हर हस्बैंड, हर राइट ऑफ मेंटेनेंस इज कोडिफाइड। ये लियो, कानून तो बोल ही रहा था, हिंदू लॉ में भी ये लिख गया। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी ये लिखा है कि वाइफ को पूरा का पूरा सपोर्ट किससे मिलेगा? हस्बैंड से। समझ में आ गया? इसीलिए मैं भगवान के मंदिर जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, हे भगवान
अगले जन्म मोए लड़की ही बनायो। इज दैट क्लियर? 15-20 भाई दे देना चाचा भतीजे के बड़े बड़े सब, रक्षाबंधन टीके में 50,000 आ जाए, और फिर किसी रईस खरबपति घर में शादी करा देना। नौटंकी करेगा, ये दिखा दूंगा वीडियो लेक्चर, फिर पिछले जन्म मैंने रिकॉर्ड किया था। समझ में आया? समझ में आया? तो सर हम समझ गए सर, इंडिपेंडेंट है, पैसा कमा के जमा कराने के लिए, खर्चा हस्बैंड से ही लेना है। और जो बेवकूफ औरतें लड़कियां बोलती हैं, व्हाई शुड आई टेक मनी फ्रॉम माय हस्बैंड, बिकॉज यू आर डंकी, यू शुड टेक, यू शुड, नहीं तो हस्बैंड आवारा हो जाएगा बच्चों, पैसा अनाप शनाप खर्च करेगा, फोल्ड फोन खरीद लेगा, जब ज्यादा पैसा रहेगा तो बर्बाद होगा। तो वाइफ कहेगी पहले 25,000 टेको जरा घर का खर्चा पानी, 50,000 मेरे को तो बच्चों की फीस वगैरह। समझ में आया? तो कमाइए बट खर्चे के लिए पैसा मांगिए हस्बैंड से। चले आगे। हस्बैंड बेचारा कहेगा मैं आत्महत्या कर लेता हूं जाके। चले आगे भाई। सो पैरेलल राइट यहां पे नहीं दिया गया। इफ एनी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, ईदर हस्बैंड और वाइफ हु हैव सफिशिएंट कैन क्लेम मेंटेनेंस। ये इंपॉर्टेंट है, चल रहे हैं। अगर हस्बैंड बोले मेरी बीवी से मेरे को बचाओ, जज साहब कह रहे मैं खुद है परेशान हूं, तुमको क्या बचाऊं, मेरी इतनी औकात होती मैं जज थोड़ा बन जाता। तो हस्बैंड से पूछा क्या क्या हुआ, अरे कह रही है कि महंगा वाला शैम्पू चाहिए, मेरी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं रिन से बाल धो लो, डबल फायदा है, अगर चमक गए अच्छा और चले गए तो कल को शैम्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जज बोलेगा बकवास ना बको यहां पे। अगर डिस्प्यूट हुआ मतलब डाइवोर्स होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे अगर वाइफ की अर्निंग कैपेसिटी हस्बैंड से ज्यादा है तो वाइफ हस्बैंड को मेंटेनेंस और एलिमनी देगी, और अगर हस्बैंड की कैपेसिटी वाइफ से ज्यादा है तो हस्बैंड एलिमनी देगा। बट ये चीज मेंटेनेंस में क्यों नहीं अप्लाई होती? क्या? जब वाइफ की ज्यादा हो नहीं, मेंटेनेंस में अप्लाई तो होती है, बट डाइवोर्स के मेंटेनेंस में अप्लाई होती है, रेगुलर मेंटेनेंस में अप्लाई जब तक हम दोस्त हैं मैं खर्च करूंगा, मेरे दोस्त तू बस खा, लड़ाई हो गई तो पहले मेरा हिसाब कर जितना खाया तूने। दोस्त कहेगा ठीक है मैं उल्टी कर देता हूं, वापस ले जाओ उसको। सो क्वांटम ऑफ एलिमनी, एलिमनी का मतलब जो लमसम पेमेंट डाइवोर्स के टाइम पे दिया जाता है वो एलिमनी, ये पंजाबी शब्द है एलो मनी जी, एलिमनी। कोर्ट डिटरमिन करेगा सही क्या है, तो सही यही होता है बच्चों, अगर वाइफ की कमाई ज्यादा है तो वाइफ हस्बैंड को देगी, हस्बैंड की कमाई ज्यादा है तो वाइफ। समझ में आ गया? सो ऑर्डर विल रिमेन इन फोर्स एज लॉन्ग एज वाइफ रिमेन्स चेस्ट एंड अनमैरिड। और अगर इस वाइफ ने नया हस्बैंड ढूंढ लिया तो फिर इसको ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और अगर इस हस्बैंड ने नई वाइफ ढूंढ ली तो इसको भी अब मेंटेनेंस, ना 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 ना, यही तो गलत है, हस्बैंड को देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? वाइफ को नहीं देना पड़ेगा, फायदा वाइफ के लिए किया जा रहा है। अब कानून में लिखा है भाई वाइफ को कमजोर माना गया, पैसा लेते समय सब चंडी का रूप धारण कर लेती हैं। वीडियो मैंने अपलोड किया था नवरात्रि का, देख लीजिएगा, 9 दुर्गा वाली शक्तियां। समझ में आ गया भाई हिंदू मैरिज की कहानी? पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट क्या कहता है, राइट ऑफ हस्बैंड एज वेल एज वाइफ ऑफ, सॉरी, राइट ऑफ क्लेम विल क्या लिखा है भाई, राइट ऑफ हस्बैंड एज वेल एज ऑफ द वाइफ टू क्लेम मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। सर पेंडेंट लाइट वाला पेंडेंट सोने का, पेंडेंट लाइट मतलब पेंडिंग, एज वेल एज परमानेंट एलिमनी, सब बताता है। एंड पैरामीटर डिसाइड होगा वैसे ही जैसे हिंदुओं में डिसाइड हुआ। खोपड़े में बात गई? तो ये बात समझ में आ गई? तो जब तक कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों, किसको सारे खर्चे वाइफ के पूरे करने हैं? हस्बैंड के। डाइवोर्स हो गया तो कैपेसिटी कोर्ट देखेगा, अगर वाइफ की औकात ज्यादा है हस्बैंड से तो वाइफ हस्बैंड को पैसा देगी, हस्बैंड की ज्यादा औकात है तो हस्बैंड वाइफ को देगा। इसीलिए वो जो हार्दिक पांड्या था खेल कर गया, सारी प्रॉपर्टी अपनी मम्मी के नाम कर दिया, कह रहा मेरे पास 150 रुपए सेविंग अकाउंट में पड़ा है, ले लो आधा पैसा 75 रुपए इसमें से। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था वो हार्दिक पांड्या। केस पता है कि नहीं आप लोग को? उसका शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके माँ के नाम पे थी, उसके पास कुछ था ही नहीं। बीवी को बैल बुद्धि को पता ही नहीं था ये कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसने सोचा हार्दिक पांड्या इंडियन क्रिकेटर, करोड़ों की जायदाद होगी, उसने डाइवोर्स फाइल किया और जज साहब से कह रही मेरे को पैसा दिलवाइए आधा। हार्दिक पांड्या बोला हाँ ले लो, 150 है मेरे सेविंग अकाउंट, 75 रुपए तुम्हारा है, कहो चेक काटूंगी यूपीआई कर दूं। बेवकूफ बन गई बेचारी। मुस्लिम लॉ में तो जब बच्चों शादी होती है, आपने हिंदी में सुना होगा मेहर की रकम, ये वही होती है बेसिकली। राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन हु हैव बीन डाइवोर्स्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स में लिखा हुआ है। और अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे पाता तो वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। ध्यान दीजिएगा बात पे बच्चों, हिंदू मैरिज में, पारसी मैरिज में अगर वाइफ पैसा कमा रही है
हस्बैंड की कमाई नहीं है, जॉब चली गई या कुछ भी हो गया, वाइफ इस पे डाइवोर्स नहीं ले सकती। इज दैट क्लियर? अगर हस्बैंड की कमाई है और वो वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा, लाइफ में घर के खर्चे नहीं दे रहा, हस्बैंड की कमाई है, वाइफ कह रही मेरे को डेली को ताज में खाना खाना है, ये अलाउड नहीं है। हस्बैंड की कमाई है, वाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा, वाइफ से कह रहा है तुम्हारी कमाई तुम खुद चलाओ, वाइफ चली गई कोर्ट, कोर्ट कहेगा डाइवोर्स ले लो, 6 महीने का कूलिंग पीरियड है, अपना समझ लो आपस में, नहीं तो डाइवोर्स। बट सीधे डाइवोर्स नहीं हो सकता। मुस्लिम लॉ में अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा, अब बच्चों मेंटेनेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, शादी के बाद हस्बैंड को जो घर के खर्चे के लिए, वाइफ के पर्सनल खर्चे के लिए पैसा देना है वो भी मेंटेनेंस, डाइवोर्स के बाद हर महीने जो पैसा देना है वो भी मेंटेनेंस, और जो डाइवोर्स पे लमसम दिया वो एलओजी मनी, वो एलिमनी होता है। बात समझ में आ रही, डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो हिंदू मैरिज में हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर नहीं दे रहा तो वाइफ डाइवोर्स नहीं कर सकती, पहले कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट बात समझेगा, वैलिड लगेगा तो डाइवोर्स का केस बनेगा, और 6 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद, जहां पे 6 महीना दोनों को अलग अलग लेना है। बट मुस्लिम मैरिज में 6 महीने का पीरियड नहीं है बच्चों, कानूनन है, मुस्लिम लॉ में नहीं है। समझ में आ गया? तो फिर से एक बार इसको पढ़ देते हैं, क्या लिखा है? प्रोटेक्ट्स राइट ऑफ मुस्लिम हु हैव बीन डाइवोर्स और हैव ऑब्टेन्ड डाइवोर्स फ्रॉम हस्बैंड, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड टू पे मेंटेनेंस टू वाइफ एंटाइटल्स हर टू ऑब्टेन डाइवोर्स। समझ में आ गई बात? और ये कानून किसके लिए था भाई बताइए? क्रिश्चियंस के लिए। एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द हिंदूज, मुस्लिम, पारसी, कॉमन सेंस की बात है भाई, बट प्रोविजन वही है जो पारसी लॉ में है, और पारसी लॉ में वही है जो हिंदू लॉ में है। तो ये बात सर बड़ी अच्छी है सर, धन्य है तीनों लोग, जो क्रिश्चियन, पारसी और हिंदू सेम है, मुस्लिम्स अलग है। समझ गए? इनहेरिटेंस, इंसान निपट गया। ये निपट गया क्या होता है सर? गेम ओवर हो गया, पहले हमको प्यारा था, भगवान को प्यारा हो गया, भगवान इसको आई लव यू बोल रहे हैं और कह रहे हैं आ जाओ बेटा आ जाओ। इस पे एक जोक है, ध्यान सुनिएगा। अस्पताल में एक पेशेंट जमा था, मतलब एडमिट था, डॉक्टर ने बोला तुम्हारा आखिरी समय, तुम भगवान को याद करो। कह रहा अब याद क्या करना, थोड़ी देर में तो मुलाकात हो ही जाएगी। पासेस अवे विदाउट मेकिंग अ विल, और प्रॉपर्टी अब किसको जाएगी भाई? वैसे तो सौरभ सर को मिल जानी चाहिए प्रॉपर्टी, बट लॉ ऑफ सक्सेशन क्या बोलता है? व्हेन टू पर्सन्स गेट मैरिड दे हैव म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर सो कॉल्ड मेरी शादी मेरी बीवी से हो गई, मतलब एक लड़की से हो गई जो मेरी बीवी बन गई, अब मेरी डेथ के बाद वो जायदाद किसको मिलेगी? और शादी से हमारे 2 बच्चे भी हैं। समझ में आ गया? ये बच्चों के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट्स हैं। तो मेरी जो बेटी है ना, बहुत तेज है, बहुत तेज, अपना नारियल पानी पी लेगी, फिर अपने भाई से बोलेगी भैया शेयरिंग इज केयरिंग। तो मेरी वाइफ कहीं कोई बोलती कि एक घर बेटे को दे जाएंगे और एक घर बेटी को दे, मैंने नहीं, मैं सब अपने बेटे को दे के जाऊंगा, उसको जो देना होगा अपनी बहन को देगा, नहीं तो ये कलाकार अपना तो पूरा रखेगी, यहाँ शेयरिंग इज केयरिंग अप्लाई कर लेगी। इज दैट क्लियर? तो व्हेन माय फादर डाइड, तो मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी मेरी मम्मी की हो गई। इज दैट क्लियर? अब मम्मी की वो ओनरशिप मानी जाएगी, क्योंकि पापा एंड मम्मी हैव म्यूचुअल राइट्स। बट फिर मम्मी घबराने लग गई, चल रहा लगा कि पता नहीं उनका जीवन कितना है वगैरह वगैरह, बट 10 साल से बच्चों टनाटन जी रही हैं, आज भी 2 कंटाप मार दे कान के नीचे, बुद्धि हिरन हो जाए एकदम। इज दैट क्लियर? नहीं, अब डांट पड़ती है, मारा और तो बचपन में 8वीं में आखिरी बार मार खाए थे, उसके बाद मम्मी कह रही जाओ बाहर में पढ़ो चाहे ना पढ़ो, और उनका बेटा कितना जीनियस निकल गया उनको शक ही नहीं था। खैर, तो उनके मन में ये डर आ गया, पता नहीं मैं कितने साल हूं, तो बोली बेटा तुम घर अपने नाम करवा लो। मैंने कहा पागलों के रिश्तेदार खा जाएंगे, ये देखो पिता गए, लड़के ने ये काम कर दिया, अब उनको क्या मालूम, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है मेरे जॉब में, घर मेरे नाम आएगा, टैक्स में छूट नहीं मिलेगी, तो मैंने अपने नाम नहीं करवाया। फिर उन्होंने चाचा को काफी परसिस्ट किया, भाई समझाओ इस बेवकूफ को, पता नहीं मेरी एज कितनी है, तो चाचा ने कहा ठीक है एक काम करते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में फिर मेरा और मम्मी का ज्वाइंट हिस्सा है। ओके, आधी मेरी और आधी मम्मी की, मतलब किचन में अगर गैस रखी, आधा बर्नर आपका आधा मम्मी का। नहीं नहीं नहीं, वो दोनों वाइफ और मम्मी का एक है। नहीं नहीं नहीं, अब इसमें मैंने खेल किया हुआ है, मैंने मम्मी के हिस्से में नॉमिनी अपनी वाइफ को बना दिया है। अब मम्मी की मान लिया 50 लाख की करोड़ों की एफडीआर है, वो जब मेरे नाम पे आ जाएगी तो उसकी इंटरेस्ट इनकम मेरी होगी, मैं तो ऑलरेडी पैसा कमा रहा हूँ, सरकार को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो मैंने नॉमिनी मम्मी को बना दिया, मतलब वाइफ को बना दिया। अब वाइफ के नाम चला जाएगा सब कुछ, तो इंटरेस्ट इनकम उसकी होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? बच्चे तो चाहते ही नहीं कि मैं टैक्स बचा पाऊं। खैर, ये बात समझ में आ गई। अब जब वाइफ की डेथ हो जाती है किसी की, और हस्बैंड मान लीजिए जिंदा रहता है, तो प्रॉपर्टी हस्बैंड की, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ जिंदा, तो प्रॉपर्टी वाइफ की।
और हस्बैंड के बाद वाइफ की डेथ हुई, वाइफ के बाद हस्बैंड हुए, दोनों एक साथ निपट गए, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पे मेल चाइल्ड की हिस्सेदारी कम है और फीमेल की ज्यादा है। बड़ा गड़बड़ है सर, लड़का होना ही दलित है हिंदुस्तान में। एकदम सही बात है, समझ में आ गया? पहले मेरी बुआ मेरे को आती तो पैसे से देती थी, शादी हो गई तो वाइफ को लिफाफा देंगी, बेटे बेटी को देंगी, मेरे को नहीं देंगे। वो बुआ मेरा लिफाफा, तुम तो कमा रहे हो ना। मैंने ये सब भी कमा रहे हैं, बहुत कमाई है इनकी भी, आप परेशान ना हुई है। खैर, तो अगर लड़की और लड़के दो बच्चे हैं किसी माँ बाप के और दोनों निपट गए, मतलब डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी? 21 साल तक फीमेल को राइट होगा उस प्रॉपर्टी में, लड़के का राइट सिर्फ 18 साल तक है बस। और सर कमा रही रहा जाए, मरे जाके, इससे क्या मतलब, भाड़ में जाए, राइट नहीं होगा। तो फीमेल्स हैव अ राइट अप टिल 21 एंड मेल्स 18। यही दलील देकर, यही ऑब्जेक्शन देकर मोदी जी ने बोला इनकी शादी की उम्र 21 साल करो। जब लड़की को प्रॉपर्टी में 21 साल का राइट है तो क्यों है, उसकी शादी हो जाए, नहीं तो डिपेंडेंट रहेगी, बेचारी का कौन करेगा देखेगा। तो इन दैट केस बोला गया भाई शादी की उम्र फिर 21 कर दो। सो अलग अलग कानून में अलग अलग बातें लिखी हैं। हिंदू फैमिली लॉ में क्या लिखा है? इफ अ मेल और फीमेल डाइज और इनके विल नहीं है, प्रॉपर्टी सक्सेशन की कैसे बटेगी, कैसे प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी होगी? हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ मोस्ट प्रिफर्ड एयर्स। मेरे पापा की डेथ के बाद मैं और मेरी सिस्टर दोनों प्रिफर्ड एयर्स हैं, तो प्रॉपर्टी दोनों को मिलेगी। अगर मेरी सिस्टर कह रही है भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, स्टैम्प पेपर पे उसने लिख के दे दिया, तो प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बट 10 साल बाद कोई उसको भड़का दे आप में से और कहे अरे बुआ जी क्या किया, पूरी प्रॉपर्टी सर को दे दी, अरे हम वकील बन गए, हम निपटवाते हैं, बस थोड़ा ज्यादा मांग लीजिए ताकि हमारी फीस भी वापस हो जाए हमको, आपने भड़का दिया, तो मेरी सिस्टर मेरे ऊपर केस कर सकती है, भाई मेरे को अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था। गॉट इट क्लियर? मेरे को बहला फुसला के प्रॉपर्टी अपने नाम भैया ने करवा ली थी, तो कोर्ट में केस खुल सकता है, बट उसकी मैक्सिमम एज भी क्या है? 3 साल के बाद केस रीओपन, कुछ सुपर एक्सट्रीम कंडीशंस में होता है, नहीं तो लॉ ऑफ लिमिटेशंस एक्ट के तहत 3 साल के बाद केस रीओपन नहीं हो सकता। सो बोथ ऑफ देम कैन मेक अ विल ऑफ हिज और हर सेपरेट प्रॉपर्टीज एंड कैन गिव देम टू एनीवन, बट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत बढ़ती है। तो अगर मेरे पापा विल बना के गए होते कि 30% वाइफ को मिलेगा, 10% मेरे बेटे को मिलेगा और 60% मेरी बेटी को मिलेगा, खैर पिता लोग का बेटियों से लगाव ज्यादा होता है, क्यों? अब पता नहीं भगवान ने बनाया है। एक बार मेरी बेटी ने 450 रुपए की मेरी वाइफ की लिपस्टिक तोड़ दी, लगी चिल्लाने उसके ऊपर। मैंने कहा छोटा बच्चा है, संभाल के रखो अपना सामान। फिर यहाँ इनकी बेटी तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकती, हमारी गलती है। और बेटा अगर तोड़ता, गधे घोड़े उल्लू, सारे एडजेक्टिव और एडवर्ब फोकट में मिल जाते हैं उनको। और मम्मी लोग का ज्यादा लगाव किससे होता है? बेटे से, क्यों? बहू आएगी, दहेज लाएगी, इकोनॉमिक रिलेशन। समझ में आ गया बच्चों? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, वक्त आने पे आपको बता दिया जाएगा। सर मुस्लिम्स में क्या होता है? जो अच्छा लगे बंटवारा, सर हम तो वो बन जाएंगे। डेथ अगर वाइफ की हो गई, हस्बैंड का शेयर कितना है? 1/4, वेयर देर इज अ सन और चाइल्ड ऑफ सन। समझे? समझे? वेयर देर इज अ सन और चाइल्ड ऑफ सन, मतलब दादी मां निपट गई मुस्लिम्स में, दादाजी हैं, उनका बेटा उनका पोता है, बट वेयर देर इज नो सच चाइल्ड देन हस्बैंड इज एंटाइटल्ड टू हाफ। तो सर हम समझ गए, 1/4 मुस्लिम दादी की प्रॉपर्टी पति को मिलेगी, 1/4 उसके बेटे को मिलेगी, अगर बेटा नहीं है तो आधी पूरी मिल जाएगी चचा को। समझ में आ गया? चची की प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड निपट गया, शेयर ऑफ वाइफ इज 1/8। 1/8 कितना होता पता है? पूरी प्रॉपर्टी का 12.5%। मैं जब नोट्स बनाऊंगा तो उसको जरा मैथमेटिकली लिख के दे दूंगा ताकि आप परेशान ना हो। किसको? बताऊंगा बताऊंगा, परेशान क्यों हो रहे हैं? बट इफ देयर इज नो चिल्ड्रेन देन शेयर 50% है। मतलब ये हुआ, अगर मुस्लिम फैमिली में दादी जी निपट गई, इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं ना भाई, इनहेरिटेंस की बात हो रही है, अगर दादी जी निपट गई तो मुस्लिम दादाजी की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 25%, अगर उनके बेटे या पोते हैं तो, और नहीं है तो आधी।
और अगर सो कॉल्ड दादा निपट गए तो मुस्लिम दादी की प्रॉपर्टी में हिस्सा 12.5%। अगर आगे बच्चे हैं तो, बच्चे नहीं है तो 25%। समझ में आ गया? देर इज अ रेस्ट्रिक्शन दैट मुस्लिम कैन नॉट डिस्पोज ऑफ अ विल बाय मोर देन 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी। आपने बच्चों जकात वर्ड सुना है कभी? जकात नहीं सुना? मुस्लिम फ्रेंड्स अगर आपके हो तो आपको बता देंगे, जितना पैसा आप कमाते हैं, कुछ हिंदू धर्म गुरु बोलते हैं 10वां हिस्सा मंदिर में डोनेट करो गरीबों के लिए। इस्लाम में जकात की प्रथा है। तो जो मुस्लिम जिंदा भी रहता है ना, मान लीजिए साल में 1 करोड़ कमा रहा है, तो शायद इस्लाम में 1/4 लिखा है, आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर, मैंने कुरान पढ़ी नहीं है, तो 1/4 हिस्सा जकात में दीजिए आप। वो पैसा मदरसे में या सो कॉल्ड जाता है मस्जिद के थ्रू गरीबों के लिए, तो उसको जकात बोलते हैं। इवन जब बकरीद में बकरा कटता है ना, तो 1/3 पार्ट गरीबों को दिया जाता है। इज दैट क्लियर? और गल्फ में इसीलिए मुस्लिम कंट्रीज में बकरीद में बकरा काटने की प्रथा थी, वेजिटेशन तो था नहीं, पालक पनीर तो खा नहीं सकते, सब्जी तो उगती नहीं थी, तो नॉनवेज खाते थे वो लोग, तो ये जब बकरा कटेगा तो गरीब लोगों को कुछ मिलेगा खाने को। हाँ, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं, बाकी लोग फिर मतलब मैं आपको डोनेशन का मतलब बता रहा हूँ। ओके। और ये जो बलि की प्रथा थी हिंदू धर्म में भी थी। उस जमाने में क्या था कि भाई बहुत ढेर सारे एनिमल्स होते थे और अगेन वेजिटेशन नहीं था, तो त्याग है, इंसान को तो काटेंगे नहीं, तो भाई जानवर को काटो, फिर वो रिप्लेस नारियल से हो गया बेसिकली। ओके। आज भी नेपाल में मैंने हिंदू मंदिर विजिट किया हुआ है, वहां आज भी बच्चों, आज भी बलि होती है भैंसे की। एक जगह तो मैंने मंदिर में विजिट किया था, वहां कुछ लोग मुर्गा लेके आ रहे थे, कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं वो अंडा लेके आ रहे थे, और मेरे लाइन में आगे एक आदमी लगा था मुर्गा पकड़ के, उसने देखा मुर्गे ने मुर्गा काटा रहा है, वही मर गया। फिर मरे हुए मुर्गे की बलि नहीं होती। हिंदू धर्म में भी था, वो सोसाइटी का कल्चर था भाई, कि भाई सैक्रिफाइस में कुछ डोनेट कर दो, खाने पीने की चीज दे दो। आजकल हमारे आपके घर में भंडारा वगैरह कुछ हो, दाल सब्जी बन जाती है, तो वहां पे जहां वेजिटेशन नहीं था वहां ये जानवर काटने की प्रथा थी। ओके। और हम उसको दूसरे टर्म्स में लेते हैं। तो मुस्लिम लॉ में साफ साफ लिखा है कि आप 1/3 33% से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकते। लिखा है, कोई फॉलो वॉलो नहीं। अब जो बहुत अरबपति खरबपति हैं वो तो ये सब कर ही लेंगे कम से कम, और वही पता है क्या टेक्निकल लगाते हैं, स्कूल बनवा दो उतने पैसे से, और हमारे लोग उस स्कूल को चलाते रहेंगे, प्रॉपर्टी गई भी नहीं और अपने पास रखी भी नहीं। हाँ। सर इसमें मेल डोमिनेशन के हिसाब से हाँ, मेल डोमिनेशन है। हाँ, तो मेल डोमिनेशन है, ऊपर मेल को निपटाया नहीं गया, तुम पैसा दोगे पैसा दोगे, यहाँ मेल डोमिनेशन हो गया। चलिए। इस वाले में 25% मिलना है हाँ, इनको इनको 12.5 मिल रहा है, यस। समझ में आ गया? चलिए। मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी ये क्या होती है सर? सर वो एक आईडी बनाई थी matrimonial.com साइट पे, वो प्रॉपर्टी है? नो नो नो। प्रॉपर्टीज एंड गिफ्ट्स रिसीव्ड एट और अबाउट द टाइम ऑफ मैरिज बिलोंग्स जॉइंटली टू द हस्बैंड एंड वाइफ। सर इसमें पता है क्या होता है? ये लड़का बैठा है, ये लड़का, ये लड़की, यहाँ पे लड़के की माँ बैठी है कुर्सी लगा के, यहाँ लड़की की माँ, तो जो लड़के के रिश्तेदार हैं वो इनको दे रहे हैं लिफाफा, और जो लड़की की माँ है वो इनको। कानून के तहत दोनों को आधा आधा पैसा मिलना चाहिए, बट ऐसा होता है, घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं पूरी शादी में, कहीं एनवलप मिल जाए, एनवलप मिल जाए, नौटंकी करेंगे। अरे इसकी क्या जरूरत थी, लाओ अच्छा वापस दे दो, हम ले जा रहे हैं घर। समझ में आ गया? बट इफ सर्टन प्रॉपर्टीज विच बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू ईच ऑफ देम, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्रीधन, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है वो वाइफ का ही माना जाएगा। एनी गिफ्ट गिवन टू वाइफ बाय हर पेरेंट्स एंड इन लॉज एक्सक्लूसिवली बिलोंग्स टू हर। मेरी मम्मी ने मेरी शादी पे अपनी होने वाली बहू के लिए 3-4 गोल्ड के सेट बनवाए थे, रखे हैं बैंक के लॉकर में। प्रथा है, पास होते जाएंगे। क्या मैं पहन सकता हूं उसको? मैं वैसे भी नहीं पहनूंगा, लेडीज ज्वेलरी मैं क्या करूं पहन के, लोग सोचेंगे ताली बजा पैसा मांगने आए मोहल्ले में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? शी डील्स विद द वे शी लाइक्स। ओके। ऐसे ही मेहर, जिसको डावर या डाउरी बोलते हैं, डाउरी बेसिकली डावर से आया है, इज अनदर एग्जाम्पल टू दिस चिल्ड्रन। डावर इज अ सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी दैट द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम हस्बैंड इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। तो मैंने अपनी वाइफ को कुछ दिन पहले एक गोल्ड का पेंडेंट सेट लेके दिया। क्या कह रही हैं? ये तो सिर्फ पेंडेंट है, इसमें इयरिंग तो है ही नहीं। 1.25 लाख का पेंडेंट था, इयरिंग भी चाहिए। इयरिंग बनाने को बोला तो बताया गया 50-51 हजार बन जाएगा, वो बन के आया तो 85 हजार बन के आ गया। इट इज वॉट। अब बोलने लायक कुछ हूं नहीं, मैं क्या बोलूं? ये रिकॉर्डेड लेक्चर के उसने देख लिया, आप लोग पास कर दिए, तो वही ऊपर डाइवोर्स हो जाएगा फिर।
कोई बात नहीं भाई, धर्म है मेरा, फर्ज है मेरा। अरे क्या सर, यहाँ परेशानी, आगे पढ़ो पहले। इट वुड बी मोर करेक्ट टू से दैट डोर इज एन ऑब्लिगेशन इम्पोज, हाँ ये बढ़िया है, जबरदस्ती, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। नो 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 नो, शब्द गलत है, मैं सही कर दूंगा। टेरर, अच्छा नहीं दोगे? शर्मा जी की वाइफ को शर्मा जी ने दिलवाया 5 लाख रुपए का सेट, आन दो, करवा चौथ में रखूंगी नहीं व्रत, जाओ। नहीं नहीं, मैं 5.5 लाख का दिला दूंगा, ऐसी क्या बात है, जिंदा रखो बस मेरे को। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो इसी के साथ ये कंटेंट होता है कंप्लीट। अगले लेक्चर में डाइवोर्स पढ़ के चैप्टर खत्म कर देंगे। सर, आपकी